Hello friends, welcome or welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for your CS December 2023 attempt. So yesterday I've uploaded the video for GIGL के काफ़ी सारे topics. I think 5 chapters हमने cover किए थे. And thank you so much for all the love that you have been showing me in the comment section. Thank you. And today we are proceeding to 3 topics. ये वो 3 topics हैं जो बहुत important है CPC, IPC and CRPC. और ये मान के चलो कि इसमें से अगर बहुत ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ तो आता ही है. सो यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग ऑफ दिस टॉपिक. सो वी विल स्टार्ट विद दीज 3 टॉपिक्स एंड probably this will be the last revision for GIGL. कल मैं एक और additional video डालूंगी for the exam portion and I hope कि काफ़ी सारी चीज़ें वैसे मैंने cover करवा दी हैं तो आप इसकी help से GIGL में अच्छे marks दे सकते हो. बाकी बचे हुए chapters आप अपने आप से अच्छे से करके जाना. I believe कि आप अच्छे से कर सकते हो, right? और अगर वीडियो अच्छी लग रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम करेंगे CPC, सिविल प्रोसीजर कोड. राइट, सिविल प्रोसीजर कोड में 158 सेक्शंस हैं और एक शेड्यूल में 51 ऑर्डर्स हैं. राइट, देन मूविंग अहेड, व्हाट इज अ डिक्री. देखो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं. डिक्री जो होती है उसकी एसेंशियल्स क्या है. बेसिकली देयर मस्ट बी अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन. क्या एडजुडिकेशन है उसका एक फॉर्मल एक्सप्रेशन आता है. देयर मस्ट बी कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन ऑफ द राइट ऑफ पार्टीज. पार्टी के क्या राइट्स हैं वो चीजें बताई जाती हैं. द डिटर्मिनेशन मस्ट बी विद रिगार्ड टू और एनी ऑफ द मैटर्स इन कॉन्ट्रोवेंशन इन सूट. द एडजुडिकेशन शुड बी गिवन इन द सूट. ठीक है, तो केस को सूट कहा जाता है. तो दैट इज अ डिक्री. सो डिक्री एक्चुअली प्रिलिमिनरी हो सकती है, पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल. राइट, उसके बाद आती है जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट्स एंड वेन्यू ऑफ सूट्स. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि कोर्ट का जुरिस्डिक्शन कैसे डिसाइड होता है. सबसे पहले कोर्ट का जुरिस्डिक्शन डिसाइड होता है सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से. जैसे कि जो स्मॉल कोर्ट्स होते हैं वो सूट्स फॉर मनी ड्यू अंडर अ प्रोमिसरी नोट वो ले सकते हैं. तो क्या सब्जेक्ट मैटर है सबसे पहले उसके हिसाब से कोर्ट डिसाइड होता है. उसके बाद प्लेस ऑफ सुइंग और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, ये हम सबको पता है. ये वाली जुरिस्डिक्शन के जो के बारे में हमें ऑलमोस्ट सबको पता होता है कि जिस जगह पे क्राइम होता है उसी जगह को नॉर्मली टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में हम लेके आते हैं कि कौन सी जगह पे क्राइम हुआ है या कोई सिविल, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट सिविल कोड, कोई सिविल रॉन्ग हुआ है तो वहां पे वहां की जुरिस्डिक्शन कौन सी बनती है. जुरिस्डिक्शन ओवर पर्सन्स जैसे कि फॉरेन स्टेट. वैसे तो हर कोई पूरे देश में आप कहीं भी नेशनैलिटी के आप होने चाहिए, बट अगर फॉरेन कंट्री का है तो फिर कैसे होगा वो चीजें डिसाइड होती है. देन लास्टली पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन डिपेंडिंग ऑन द पिक्यूनरी वैल्यू ऑफ द सूट. पैसे से रिलेटेड भी होते हैं. अमाउंट्स डिसाइडेड होती है कि इतने अमाउंट की जो केसेस है वो कौन से कोर्ट में जाएंगे, इसके ऊपर अमाउंट की केसेस कौन से कोर्ट में जाएंगे. फर्दर जुरिस्डिक्शन और 3 जगहों पे बाइफरकेटेड है. सबसे पहले ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन. ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है जहां पे हम सबसे पहले जाके केस लड़ते हैं. ठीक है, ओरिजिनली जहां केस लड़ा जाता है वो होती है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन. फिर होती है एपेलेट जुरिस्डिक्शन. अगर आप ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में खुश नहीं हो, आप उनके फैसले से खुश नहीं हो तो फिर आप अपील में जाते हो. वो होती है एपेलेट जुरिस्डिक्शन जहां जाके आप अपील कर सको. क्रिमिनल एंड एपेलेट जुरिस्डिक्शन, तो जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, इनके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी है और एपेलेट जुरिस्डिक्शन भी है. स्टे ऑफ सूट. स्टे ऑफ सूट कब होता है? स्टे ऑफ सूट होता है जब एक ऑलरेडी एक केस चल रहा है और उनमें से सिमिलर पार्टीज दूसरी जगह पे उसी से रिलेटेड, उसी में से किसी एक टॉपिक से रिलेटेड सूट इनिशिएट कर देती है. तो क्या होता है, नॉर्मली फॉर एग्जांपल ए ने बी पे सूट किया, ठीक है, या ए ने बी सी डी ई पे केस किया. ठीक है, अब क्या हुआ, इन लोगों ने प्लान किया कि चलो इसको तंग करते हैं. सी सोच रहा है मैं ए के ऊपर वापस से केस कर देता हूं और ए ने जो इल्जाम लगाए हैं उसमें से किसी एक को उठा के वो ए के ऊपर केस कर रहा है वापस से. तो क्या ये केस स्टैंड करता है? नहीं. ये केस जो है वो स्टे करवाया जा सकता है. ए सिंपली कोर्ट में आके कह सकता है कि ऑलरेडी इस मैटर पे केस चल रहा है, देखो अगर तो यहां पे ए झूठा प्रूव हो जाए फिर तो ठीक है, लेकिन अगर ए सही है तो सी केस नहीं कर सकता. राइट, इससे क्या होगा, मल्टीपल जगहों पे केस चलेंगे. ठीक है, टाइम वेस्ट होगा कोर्ट का डेफिनेटली. दूसरी चीज क्या है, अगर वहां पे डिसाइड ही हो जाएगा तो यहां आने की जरूरत ही क्या है. राइट, तो स्टे ऑफ सूट्स बेसिकली होता है मैटर मस्ट बी 2 सूट्स इंस्टीट्यूटेड डिफरेंट टाइम. एक पहले हुआ एक बाद में हुआ, 2 केस हो गए.
जो मैटर लेटर सूट में यानी कि दूसरे केस में है, इट शुड बी डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू इन द अर्लियर सूट। वही बात पहले वाले केस में हो रही है। सच सूट शुड बी बिटवीन द सेम पार्टीज। ठीक है, अब देखो सेम पार्टी का मतलब नहीं कि सारे इन्वॉल्व होंगे, कोई एक, क्योंकि प्लानिंग है, राइट। इट इज बेसिकली प्लानिंग, और ये होता भी है कई जगहों पे ऐसे केसेस को स्टैंड भी नहीं करने दिया जाता, बिकॉज क्या होता है, लोग सिर्फ खराब करते हैं। ठीक है, उनको सिर्फ ये अच्छा इसने हमारे साथ ऐसे कि हम भी इसको तंग करेंगे। सो नाउ कोर्ट्स एंड पुलिस एंड एवरीबडी नोज, तो ऐसे केसेस स्टैंड कई बार नहीं करते। ईच अर्लियर सूट इज स्टिल पेंडिंग either in the same court any competent court but not a foreign court। फॉरेन कोर्ट की बात नहीं करते, लेकिन वो केस अभी पेंडिंग है। जब तक वो केस डिसाइड नहीं होगा, इस केस के ऊपर स्टे ली जा सकती है। ठीक है, उसके बाद आता है प्लेस ऑफ सोइंग, जो हम टेरिटोरियल की बात करते हैं। देखो, दे से दैट द फॉलोइंग सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिस्डिक्शन इज डिसाइडेड, यानी कि फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विद और विदाउट रेंट और प्रॉफिट्स, जहां प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहीं पे केस हो सकता है। फॉर पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, फॉर फोरक्लोजर ऑफ सेल और रिडम्पशन इन केस ऑफ मॉर्टगेज और चार्ज अपॉन इमूवेबल प्रॉपर्टी, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एनी राइट और इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, फॉर रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्चुअली डिस्ट्रेंट और अटैचमेंट। अब इसमें क्या है, इन सारे केसेस में जो प्रॉपर्टी जहां पे सिचुएटेड है उसी का जुरिस्डिक्शन जो है वो चलेगा। उसके बाद आता है रेस्ट जुडिकेटा। जब हमने स्टे पढ़ा था, स्टे में था सब रेस्ट सब जुडाइज सॉरी, एंड दिस इज रेस्ट जुडिकेटा। रेस्ट जुडिकेटा आता है जब ऑलरेडी ये केस डिसाइड हो चुका है, राइट, तो दोबारा वैसा ही केस जो है उसी चीज को लेके आने की जरूरत नहीं है। सो दे से द मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू इन फॉर्मर सूट, जो पहले डिसाइड हो चुका है वही मेजरली दूसरे में भी बात हो रही है। ठीक है, द मैटर इज ऑलमोस्ट द सेम, द फॉर्मर सूट हैज बीन डिसाइडेड। स्टे वाले केस में और रेस्ट जुडिकेटा में मेन यही फर्क है कि स्टे में जो पहला सूट है वो डिसाइडेड नहीं होता, यहां पे पहला सूट जो है वो ऑलरेडी डिसाइडेड होता है। द सेड इशू हैज बीन हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड। सच फॉर्मर सूट एंड लेटर are between the same parties। इसकी जो एसेंशियल्स है वो मोर और लेस सेम है, सिर्फ कहां पे फर्क है कि स्टे वाला जो केस है वो अभी पेंडिंग होता है और रेस्ट जुडिकेटा में केस जो है वो डिसाइडेड होता है। अब रेस्ट जुडिकेटा किस पब्लिक पॉलिसी के ऊपर आया है? ठीक है, आप पूछोगे कि ऐसा क्यों मैम? देखो, इट इज देयर शुड बी एन एंड टू लिटिगेशन। ठीक है, अगर यही करते रहना है, दोबारा वही बातों के ऊपर केस उनके ऊपर करना, एक बार डिसाइड हो चुका है तो लिटिगेशन कभी खत्म ही नहीं होगी। ठीक है, कई लोग होते हैं ना, बड़े वैसे होते हैं, खुन्नसी टाइप होते हैं कि नहीं भाई मुझे तो बदला लेना है, तो लिटिगेशन तो कभी खत्म ही नहीं होगी। सो देयर शुड बी एन एंड। सेकेंडली, द पार्टी शुड नॉट बी हरास्ड और टू एजिटेट द सेम इश्यूज और मैटर्स, जो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, जो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, बार बार उसी चीज को लेके उन्हें हरास नहीं करना। थर्डली, टाइम ऑफ कोर्ट शुड नॉट बी वेस्ट। देखो, पहले ही केसेस डिसाइड नहीं हो पा रहे हैं, तो हम ये नहीं कह सकते एक ही केस के पीछे लगे रहेंगे तो बाकी केसेस क्या खाक डिसाइड होंगे। ठीक है, तो टाइम ऑफ कोर्ट जो है वो वेस्ट होता है। लास्टली, ये रूल जो है ये एक्चुअली कोई एब्सोल्यूट जस्टिस का रूल नहीं है, इट इज एक्चुअली अ रूल ऑफ कन्वीनियंस। ठीक है, अब क्या होता है, जो कोर्ट्स हैं या जजेस हैं, आई थिंक उनको अगर एक बार ही केस डिसाइड हो जाए बहुत बड़ी बात है, वही चीज़ों को आप ले आके दोबारा कर रहे हो तो इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर द कोर्ट्स एंड अदर पीपल ऑल्सो। तो एक तरीके से ये कन्वीनियंस है कि अगर एक बार डिसाइड हो चुका है तो बार बार अब उसे लेके प्लीज कोर्ट में मत आइए। इट इज एक्चुअली नॉट अ रूल ऑफ एब्सोल्यूट जस्टिस। इसके कंडीशंस क्या है? मैटर मस्ट बी डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू इन टू सूट्स, वो सेम होना चाहिए। Prior suit should be between the same parties or persons claiming same. Parties should have litigated under the same title. Already हो चुकी है litigations. The court which determines the earlier suit must be competent to try the later suit. Court same होना चाहिए. The same question, देखो कहीं ना कहीं वो क्या कह रहे हैं कि ऑलरेडी इस चीज के ऊपर डिस्कशन हो चुकी है, ऑलरेडी चीजें डिसाइड हो चुकी है, आप दोबारा वो चीजें करोगे, इट इज नॉट गुड एंड बेनिफिशियल। उसके बाद आता है सेट ऑफ, काउंटर क्लेम एंड इक्विटेबल सेट ऑफ। सेट ऑफ होता है जहां रेसिप्रोकल एक्विटल ऑफ डेट्स हो बिटवीन प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट, तो उतना हम सेट ऑफ कर देते हैं कि जितना अमाउंट जो है वो क्लेम किया है, एक्सटेंट ऑफ अमाउंट क्लेम, उतना आप सेट ऑफ कर लो, एडजस्ट कर लो बेसिकली। इफेक्ट ऑफ सेट ऑफ ये होता है कि द रिटन स्टेटमेंट शैल हैव द इफेक्ट इन प्लेंट एंड क्रॉस सूट सो एज टू इनेबल द कोर्ट टू प्रोनाउंस द फाइनल जजमेंट। तो फायदा हो जाता है कि जो ओरिजिनल क्लेम है उसमें एडजस्टमेंट हो जाती है।
काउंटर क्लेम क्या होता है? काउंटर क्लेम होता है डिफेंडेंट इन एडिशन टू द राइट ऑफ प्लीडिंग, डिफेंडेंट प्लीड तो करता है, उसके साथ साथ वो काउंटर क्लेम भी कर देता है एनी राइट और क्लेम कि भाई मेरा भी ये क्लेम है या मेरी भी ये राइट है, तो ऑफ कोर्स काउंटर क्लेम होता है इन एडिशन टू और क्लेम कर देना। इक्विटेबल सेट ऑफ, इक्विटेबल सेट ऑफ होता है द डिफेंडेंट इज परमिटेड टू क्लेम सेट ऑफ in respect of an unascertained money of sum of money, sorry, where the claim arises out of the same transaction or transactions which are to be considered as one transaction, or where there is knowledge on both parties of the existing debt due to one party and a credit by another party found on and trusting to such debt as a means of discharging it. तो set of claim कर रहा है unascertained sum of money के against. So generally the suits emerge from cross demands होने लग जाती है same transaction में. So doctrine is intended to save the defendant from having to take recourse to a separate cross suit. उसी के बीच में बता दो कि कितना आपका जो है सेट ऑफ क्लेम होता है। उसके बाद आती है टेम्पररी इंजंक्शंस एंड इंटरलॉक्टरी इंजंक्शंस। इंजंक्शंस के बारे में हमने कल भी पढ़ा था, जो एक तरीके से एक ऑर्डर होता है जो किसी चीज को रोकने के लिए आता है, ठीक है, या सच ऑर्डर फॉर द पर्पस ऑफ स्टेइंग के लिए हो सकता है, प्रिवेंटिंग द वेस्टिंग, डैमेजिंग, एलाइनेशन और सेल और रिमूवल और डिस्पोजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी। अब क्या होता है दैट एनी प्रॉपर्टी, अब टेम्पररी कहां पे बताया जाता है, that any property in dispute in a suit is in danger of being wasted, damaged, alienated, ऐसा कुछ भी खतरा है तो उस केस में टेम्पररी इंजंक्शन जो है वो पास किया जा सकता है। That the defendant threatens or intends to remove or dispose of his property with a view of defrauding his creditors, तब कर सकते हो। And that the defendant threatens to disposes the plaintiff or otherwise can cause injury to the plaintiff। Actually क्या होता है, जहाँ पे प्रॉपर्टी के केसेस आते हैं वहाँ पे ज़्यादातर जो पार्टीज होती है दे ट्राई कि प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाए केस के साथ, एक टेम्पररी इंजंक्शन पास कर दी जाए। उससे क्या होता है, देखो अगर किसी को पता है कि मेरी प्रॉपर्टी खतरे में है तो डेफिनेटली दैट पर्सन वुड ट्राई टू सेल ऑफ दैट प्रॉपर्टी, कि मैं बेच के बजाय कि इस बंदे को मिले मैं ही बेच बूझ के पैसे ले लेता हूँ। उस चीज़ को रोकने के लिए जो प्लेंटिफ होता है वो कोशिश करता है, या प्लेंटिफ का जो एडवोकेट होता है वो कोशिश करता है कि प्रॉपर्टी को अटैच करवाया जाए, और प्रॉपर्टी को अटैच करवाने के लिए एक टेम्पररी इंजंक्शन जो है वो पास की जाती है, जहाँ पे कोर्ट कहता है कि क्योंकि देयर आर चांसेस कि आप उसे बेच सकते हो, आप उसे डिस्पोज ऑफ कर सकते हो, आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया जाता है, जब तक केस डिसाइड नहीं होता आप उसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते। ऑन द अदर हैंड इंटरलॉक्टरी ऑर्डर्स होते हैं जो इन बिटवीन लिए जाने वाले ऑर्डर, जैसे कि पावर टू ऑर्डर इंटरिम सेल, ठीक है। अगर क्या होता है कई बारी कि कोई पर्सन है बहुत ऐसे कर रहा है, नहीं कंपनसेशन दे रहा, कुछ उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो सेल कर दी जाती है, ठीक है, वो इंटरिम सेल होती है, इसको बेचो और कंपनसेशन प्रोवाइड करो, ठीक है। देन कम्स डिटेंशन, प्रेजर्वेशन, इंस्पेक्शन एटसेट्रा ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट। अब क्या होता है, ऑन एनी एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी और सूट एंड एज such terms fit, the court may make an order for detention, prevention or inspection of any property। मैंने आपको बोला था ना, detain करी जा सकती है property for all of the purposes as in A above, other authorize any person to enter upon or into any land or building in the possession of any other party to such suit, and for all the purposes above authorize any samples to be taken। देखो पहली चीज है उसे detain कर सकता है, preserve कर सकता है, inspect कर सकता है। दूसरी चीज वो किसी को authorize कर सकता है कोर्ट कि भाई आप जाओ, आप देखो कि बिल्डिंग किसके पोजेशन में है, कैसी बनी हुई है, एवरीथिंग। एंड थर्डली वहाँ से अगर कोई सैंपल कलेक्ट करना है, कोई एविडेंस कलेक्ट करना है, तो ये सारी चीज़ें भी कोर्ट कर सकती है। सो बेसिकली व्हाट दे डू इज प्रॉपर्टी को डिटेन करके, प्रिजर्व करके, उसमें से एविडेंसेस कलेक्ट करना, उसमें से सैंपल्स कलेक्ट करना, उस ऑथराइजेशन देना किसी को कि वो एंटर करके चीज़ें चेक कर सके, उसे हम कहते हैं डिटेंशन, प्रिजर्वेशन, इंस्पेक्शन। एप्लीकेशन ऑफ सच ऑर्डर टू बी आफ्टर फॉर सच ऑर्डर टू बी आफ्टर नोटिस, एंड एप्लीकेशन बाय द प्लेंटिफ फॉर एन ऑर्डर रूल 6 और 7 एट एनी टाइम आफ्टर इंस्टीट्यूशन ऑफ केस के बाद, जब शुरू हो जाएगा केस तो उसके बाद कभी भी प्लेंटिफ या एप्लीकेशन दे सकता है। डिफेंडेंट दे सकता है ओनली आफ्टर अपीयरेंस। देखो डिफेंडेंट तो ना आते नहीं है कोर्ट्स में, द मेन प्रॉब्लम इज दिस, डिफेंडेंट आते नहीं तो उसको ऐसे वैसे उसके पास बहुत सारी राइट्स होती है। तो पहली चीज ये है, केस शुरू होने के बाद प्लेंटिफ कभी भी एप्लीकेशन लगा सकता है कि इसकी प्रॉपर्टी को डिटेन कराओ। डिफेंडेंट को अगर अपनी तरफ से कोई एप्लीकेशन देनी है तो वो अपीयरेंस के बाद दे सकता है, अपीयरेंस से पहले नहीं। एंड थर्ड, बिफोर मेकिंग एन ऑर्डर अंडर रूल 6 और 7 ऑन एन एप्लीकेशन द कोर्ट शैल एक्सेप्ट where it appears to be the object making such order would be defeated by the delay, direct notice should be given to the opposite party until and unless ऐसा लगे कि अगर नोटिस देंगे टाइम वेस्ट होगा, डायरेक्ट नोटिस जो है ऑपोजिट पार्टी को देना इज वेरी वेरी रेलिवेंट, बहुत जरूरी है। देखो ये तो एक चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए कि फेयर चांस दिया जाता है दूसरी पार्टी को भी। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, तो सूट शुरू कैसे होता है, केस शुरू कैसे होता है?
केस में मेन एसेंशियल्स क्या होती है? अपोजिंग पार्टीज, ठीक है, दो बंदे लड़ते हैं, एक बंदा खुद से थोड़े लड़ेगा। कॉज ऑफ एक्शन, कोई रीजन होता है लड़ाई का। सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट, फिर लड़ाई के रीजन के ऊपर बेस होता है कि केस किस चीज पे लड़ा जाएगा और फिर क्या रिलीफ मिलेगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट स्टेजेस क्या है? सबसे पहले होता है प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेन। प्लेट इज लाइक एन एप्लीकेशन। प्लेट वर्ड एप्लीकेशन के लिए यूज होता है, जो कि एक सिविल रॉन्ग में पर्सन लेके आता है, यही चीज कंप्लेंट बन जाती है सीआरपीसी में। सबसे पहले आप एप्लीकेशन लेके जाते हो, या कोई भी पर्सन है वो एप्लीकेशन लगाता है कि भाई मेरे साथ ये चीजें गलत हुई, वो पर्सन होता है प्लेंटिफ और वो एप्लीकेशन होती है प्लेट। उसके बाद जैसे ही कोर्ट को एप्लीकेशन मिल जाती है तो वो समन सर्विस करता है, तो ऑपोजिट पार्टी को, डिफेंडेंट को समन भेजे जाते हैं कि आ जाओ भाई, तुम्हारे खिलाफ एप्लीकेशन आई है। फिर जो डिफेंडेंट पार्टी है वो रिटर्न स्टेटमेंट में सेट ऑफ या काउंटर क्लेम्स देंगी। विद इन 30 डेज जो है उन्होंने रिटर्न स्टेटमेंट में अपना जवाब देना है। फिर पार्टीज अपीयर होगी, ठीक है, ऑफकोर्स समन इशू करता है, इस दिन आना है। पार्टीज की एग्जामिनेशन होगी, इश्यूज फ्रेम होंगे कि दोनों में एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या है, हियरिंग्स होगी एंड फाइनली होगी जजमेंट। जितना यहाँ पे सिंपल लग रहा है, रियल लाइफ में इतना सिंपल नहीं होता, बट स्टिल यू शुड नो हाउ इट गोज, राइट। डिलीवरी ऑफ समन्स बाय कोर्ट, हाँ, कोर्ट समन्स जो है वो डिलीवर करता है और जिसके ऊपर 30 डेज में जवाब भी देना पड़ता है। समन जो है वो ऑथोराइज, एवरी समन मस्ट बी साइंड बाय द जज और एन ऑथोराइज्ड ऑफिसर ऑफ द कोर्ट एंड सील्ड विद द सील ऑफ द कोर्ट एंड बी अकम्पनीड बाय अ कॉपी ऑफ द प्लेन, ठीक है, इस तरीके से ये आता है। अगर अपीयरेंस चाहिए तो समन में लिखा होता है कि अपीयरेंस देनी पड़ती है। वैसे ज्यादातर कोर्ट का ऑफिसर जो है वही समन जो है वो दे के आता है। रूल 9 विच इज सब्स्टिट्यूटेड बाय सीपीसी, वो क्या कहता है? वेयर द डिफेंडेंट रिजाइड्स विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, ठीक है, जहां पे केस हो रहा है डिफेंडेंट वहीं पे रहता है, देन एन एजेंट रेजिडेंट विद इन दैट जुरिस्डिक्शन जो है समन, वो अनलेस कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट्स, वही जाके जो है पर्सनली जाके उसे समन दे आएगा। सर्विस ऑफ समन्स मे बी बाय डिलीवरिंग और ट्रांसमिटिंग अ कॉपी देयर ऑफ, बाय पोस्ट भी दे सकते हो। एड्रेस टू, फॉर एग्जांपल वहां नहीं रहता तो आप बाय पोस्ट भेज सकते हो। अगर वो जुरिस्डिक्शन के बाहर रहता है, उस केस में द कोर्ट डायरेक्ट्स दैट द सर्विस ऑफ समन ऑन दैट डिफेंडेंट शैल बी मेड बाय सच मोड ऑफ सर्विस एज समन्स आर गिवन अंडर सब रूल 3, वेयर एक्नॉलेजमेंट और एनी अदर रिसीट purporting to be signed by his agent is received by the court or postal service containing summons is received back। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि जुरिस्डिक्शन के बाहर है तो क्या करना है, जुरिस्डिक्शन में तो क्या करना है। अब क्या करते हैं लोग, बहुत स्मार्ट होते हैं, तो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया कि वो समन ही नहीं लेते थे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा रीजन है, एडवोकेट्स बोल देते हैं समन ही मत लो, तो वहां जाके फिर क्या होता है कि वो तो यही प्लीड देते हैं, भाई हमें तो समन मिले ही नहीं, देखो हमने तो समन लिए नहीं। ऐसी चीजें बहुत होने लग गई। तो अब कोर्ट ने, अब क्या होता है, अब हर चीज क्या होती है, ऑनलाइन होती है, कोरियर भेज देते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट में भी साथ में लग के आता है कि रजिस्टर्ड पोस्ट क्यों रिसीव नहीं हुई, ठीक है। तो उस केस में अगर समन वापस भेज दिए जाए, इफ समन इज रिसीव्ड बैक बाय द कोर्ट विद एन एंडोर्समेंट, कि पोस्टल एम्प्लॉय ये बोल दे कि भाई ये समन ले नहीं रहे हैं, तो कोर्ट ये मान लेता है कि समन इज ड्यूली सर्व्ड। कोर्ट ने देखा मतलब ये तो ले ही नहीं रहे समन, ना ये समन ले ना ये आए, फिर बाद में अलग से हरासमेंट कर रहे हैं दूसरे पर्सन की। तो उस केस में क्या होता है कि अगर वो नहीं समन लेते तो पोस्टल एम्प्लॉय जो है वो लिख के दे सकता है, एक्नॉलेजमेंट दे सकता है कि इन्होंने रिफ्यूज कर दिया लेने से, और उस केस में कोर्ट ये मानती है दैट समन्स आर ड्यूली सर्व्ड, ठीक है। डिफेंडेंट के पास देखो 4 रेमेडीज होती है। अब क्या करते हैं, डिफेंडेंट जाते ही नहीं है कोर्ट में, ठीक है, ज्यादा दिन नहीं जाओगे तो फिर क्या होगा, जज क्या कर देगा, एक्स पार्टी कर देगा, केस को ही एक्स पार्टी कर देगा। उस केस में डिफेंडेंट के पास 4 रेमेडीज होती है। पहला, ही में फाइल एन अपील अगेंस्ट एक्स पार्टी, वो सीधा अपील कर सकता है। ही में फाइल एन एप्लीकेशन, रिक्वेस्ट कर सकता है एप्लीकेशन में कि जजमेंट को रिव्यू किया जाए। ही में अप्लाई फॉर सेटिंग असाइड द एक्स पार्टी, क्योंकि जैसे ही एक्स पार्टी होता है वैसे ही डिफेंडेंट फटाफट से आ जाते हैं। एंड लास्ट, अ सूट कैन ऑल्सो बी फाइल्ड फॉर एक्स पार्टी, तो अगर एक्स पार्टी हो जाता है यानी कि केस एक पार्टी के साइड में डिसाइड हो जाता है, तो उस केस में ये 4 चीजें डिफेंडेंट कर सकता है। डिस्कवरी एंड इंटेरोगेटरीज, सॉरी, एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो 2 तरीके से डिस्कवरी होती है, इंटेरोगेशन होती है, इंटेरोगेटरीज और डॉक्यूमेंट्स से। सो डिस्कवरी का ऑब्जेक्ट क्या है, एसरटेन द नेचर ऑफ द केस ऑफ द एडवर्सरी, राइट, और मटीरियल फैक्ट्स ऑफ द एडवर्सरीज केस, पहले जानना कि क्या नेचर है, क्या प्रॉब्लम्स है। ऑब्टेन एडमिशंस ऑफ द एडवर्सरी फॉर सपोर्टिंग द पार्टीज ओन केस और इनडायरेक्टली बाय इम्पीचिंग, ठीक है, उसके मुंह से निकलवाना, एडमिशंस करवाना। नैरो द पॉइंट्स एट इशू, क्या होता है, बहुत सारी कथा कई बार लिखी होती है, उसको नैरो करना है। अवॉइड एक्सपेंस एंड एफर्ट इन प्रूविंग द एडमिटेड फैक्ट, राइट। इंटेरोगेशन से कैसे डिस्कवरी की जाती है, बहुत सिंपल है। फॉर ऑब्टेनिंग डिस्कवरी
ओके राइट, तो इंटेरोगेशन होती है, बट इंटेरोगेटरीज विल नॉट बी अलाउड फॉर द फॉलोइंग केसेस। कई जगह पे इंटेरोगेशन अलाउड नहीं होती फॉर ऑब्टेनिंग डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स विच रिलेट्स एक्सक्लूसिवली टू द एविडेंस ऑफ एडवर्सरीज केस, ठीक है, तो वो फैक्ट्स जो बहुत एक्सक्लूसिव है, एविडेंस है उस पर नहीं। टू इंटेरोगेट एनी कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन बिटवीन एडवर्सरी एंड हिज काउंसिल, ठीक है, भाई तुम्हारे वकील ने तुम्हें क्या कहा हम ये नहीं पूछ सकते। टू obtain disclosures injurious to public interest you cannot. Interrogatories that are of fishing nature, that means which do not relate to some definite and existing state of circumstances but are restored to in a speculative manner to discover something which may help the party, इन सारे केसेस में इंटेरोगेशन नहीं हो सकती। डिस्कवरी बाय डॉक्यूमेंट्स, ये सबसे बेस्ट होता है कि डॉक्यूमेंट से जो है वो चीज़ें डिस्क्लोज करा, बट अ पार्टी में रिफ्यूज टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट। देखो डॉक्यूमेंट्स ही सब कुछ होते हैं ज़्यादातर, ठीक है, डॉक्यूमेंट से ही चीज़ें निकाली जाती है, लेकिन कई बार पार्टीज रिफ्यूज कर देती है कि हम तो डॉक्यूमेंट नहीं देंगे। उस केस में कब कब पार्टी रिफ्यूज कर सकती है, वेयर इट डिस्क्लोजेस। देखो अगर तो तुम्हारी चोरी पकड़ी जाएगी तो कभी भी पर्सन जो है वो डॉक्यूमेंट रिलीज नहीं करेगा। वेयर इट एंजॉयज अ लीगल प्रोफेशनल प्रिविलेज, वेयर इट इज इंजूरियस टू पब्लिक हेल्थ, डिनायल ऑफ पोजेशन, बोली दो हमारे पास तो है ही नहीं, बात ही खत्म, राइट। एडमिशन बाय पार्टीज, एडमिशन होता है अपनी बात मानना। इश्यूज होते हैं वो चीजें जिनके ऊपर केसेस हो रही है, किस इशू के ऊपर बातें हो रही है। इशू कैसे होती है, फॉर एग्जाम्पल एलिगेशंस जो लगाए जाते हैं प्लेट एंड रिटन स्टेटमेंट में, एलिगेशंस जो प्लीड के टाइम पे, ओथ के टाइम पे लगाए जाते हैं, एलिगेशन इन आंसर टू द इंटेरोगेटरीज, कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, स्टेटमेंट्स मेड बाय पार्टीज, इन सारी चीज़ों से एक्चुअली मिला के पता चलता है कि प्रॉब्लम क्या है। हियरिंग ऑफ सूट, सूट को सुनना, एफिडेविट, एफिडेविट कई बार साइन करवाया जाता है जहाँ पे आप अपनी एक डिक्लेरेशन देते हो, हाँ भाई जो मैं लिख रहा हूँ बिल्कुल सही है, राइट। एन एफिडेविट कैन बी यूज लाइक कोर्ट में एट द टाइम ऑफ इट्स ओन मोशन और एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी दैट एनी फैक्ट इज प्रूव, ठीक है, तो कहते हैं एफिडेविट दो इस बात का कि हाँ भाई जो आप कह रहे हो वो आप मानोगे। इट्स लाइक अ लीगल डॉक्यूमेंट विच अगर आप नहीं मानते हो देन यू कैन ऑफ कोर्स सू दैट पर्सन इन द कोर्ट। द कोर्ट मे एट द टाइम ऑफ इफ द कोर्ट ऑर्डर्स द एफिडेविट एंड अपॉन एप्लीकेशन बाय अ पार्टी एविडेंस ऑफ अ विटनेस, हर चीज़ जो है वो एफिडेविट पे ही ली जाती है। देन जजमेंट जो है, जो कोर्ट अल्टीमेटली जजमेंट डिसाइड करती है। देखो डिक्री जजमेंट के बाद आता है, ठीक है, और जजमेंट एंड डिक्री फॉलो। सो एवरी इंडेवर मस्ट बी श्योर दैट द डिक्री इज ड्रॉन अपॉन एक्सपेडिशियसली, बहुत जल्दी और 15 दिनों में डिक्री बन जाए। डिक्री में नंबर ऑफ सूट होता है, नेम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टीज होती है, पर्टिकुलर्स ऑफ क्लेम होते हैं, रिलीफ ग्रांटेड होती है, अमाउंट ऑफ कॉस्ट इनकर्ड होता है, ठीक है, एग्जीक्यूशन होता है उस चीज को एग्जीक्यूट करवाना। अब 4 तरीके की अपील्स होती है। सबसे पहले जो ओरिजिनल डिक्री की अपील होती है, देन सेकंड अपील होती है, देन कुछ ऑर्डर्स की अपील होती है, देन डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास अपील जाती है, ठीक है। रेफरेंस, रिव्यू एंड रिविजन, ये 3 वर्ड्स है जो आप कई जगह पे देखते हो। रेफरेंस टू हाई कोर्ट, जजमेंट को लेके रेफर किया जा सकता है हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट का ओपिनियन लिया जा सकता है, जहां पे हम कहते हैं द रेफरेंस इज मेड टू द हाई कोर्ट। रिव्यू, राइट ऑफ रिव्यू जो है इट प्रोवाइड्स दैट एनी पर्सन कंसिडरिंग हिमसेल्फ अग्रीव्ड बाय अ डिक्री और ऑर्डर में अप्लाई फॉर रिव्यू। उसे लग रहा है कि नहीं मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ धोखा हुआ है, तो वो रिव्यू के लिए आ सकता है, ठीक है। विच इज लाइक डिस्कवरी बाय द एप्लीकेंट ऑफ न्यू एंड इंपॉर्टेंट मैटर और एविडेंस आफ्टर द एक्सरसाइज ऑफ ड्यू डिलिजेंस वाज नॉट विद इन हिज नॉलेज और कुड नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय हिम एट द टाइम ऑफ। देखो रिव्यू अब होता क्यों है, बाद में कोई इंपॉर्टेंट बात पता चली जो पहले नहीं पता थी, ऑन अकाउंट ऑफ सम मिस्टेक और एरर एपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड फॉर एनी अदर सफिशिएंट रीजन, राइट। देन कम्स रिविजन। रिविजन होता है द हाई कोर्ट में कॉल फॉर रिकॉर्ड, उसको चेंज करने के लिए, उसे रिवाइज करने के लिए, ठीक है। कहाँ पे हाई कोर्ट के पास ये पावर है रिकॉर्ड कॉल करके उसे रिवाइज करने की, अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट ने एक्सरसाइज अ जुरिस्डिक्शन नॉट वेस्टेड इन इट बाय लॉ, टू हैव फेल्ड टू एक्सरसाइज अ जुरिस्डिक्शन सो वेस्टेड एंड टू हैव एक्टेड इन द एक्सरसाइज ऑफ अ जुरिस्डिक्शन इलीगली और विद मटीरियल इरेगुलरिटी। उसके बाद आता है कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन के टाइम पे भी साइनिंग और सिग्नेचर और वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग कौन करता है, कंपनी सेक्रेटरी कर सकता है, एनी डायरेक्टर और अदर प्रिंसिपल ऑफिसर वो साइन कर सकते हैं। समन्स किसे जाते हैं, देखो या तो सेक्रेटरी को जाते हैं या डायरेक्टर को जाते हैं, किसी प्रिंसिपल ऑफिसर को जाते हैं, या सिंपली रजिस्टर्ड पोस्ट से भी आप भेज सकते हो। उसके बाद आता है समरी प्रोसीजर। समरी होता है क्विक, ऑलरेडी इतने ज़्यादा केसेस पेंडिंग है, तो जैसे केसेस आते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड, हुंडी से रिलेटेड, प्रोमिसरी नोट से रिलेटेड, जो छोटे मोटे केसेस हैं उन्हें इस तरीके से डिसाइड करने के बारे में सोचो कि चलो समरी प्रोसीजर कर लिया जाए, ठीक है। एक्सक्यूज मी।
तो ये कैसे कैसे होता है? इट्स ऑन अ रिटन डॉक्यूमेंट और ऑन एन इनैक्टमेंट वेयर द सम sought to be recovered is a fixed sum of money on a guarantee where the claim against the principal is in respect of the debt or liquidated demand only. The object is to prevent the unreasonable obstruction by a defendant. तो ये तीन चीजें हैं. सबरी प्रोसीजर की जो एप्लीकेबिलिटी है वो हाई कोर्ट्स पे है, सिटी सिविल कोर्ट्स पे है, स्मॉल कोर्ट्स पे है, इसके अलावा अदर कोर्ट्स पे. स्टार्ट कैसे होते हैं? सच सूट में बी इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेजेंटिंग अ प्लेट. ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है? स्पेसिफिक एवर्मेंट होती है इफेक्ट की कि सूट इज फिल्ड अंडर दिस ऑर्डर, नो रिलीफ विच डज नॉट फॉल विद इन द एम्बिट हैज बीन क्लेम्ड एंड इंस्क्रिप्शन इमीडिएटली बिलो द नंबर ऑफ सूट दैट द सूट इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड. देखो समरी सूट्स जो है बहुत जल्दी डिसाइड हो जाते हैं. ठीक है, सो ऑर्डर अप्लाइज टू फॉलोइंग क्लासेस ऑफ सूट्स. ये जो ये ऑर्डर जो है जो समरी सूट से ले लो किन के ऊपर एप्लीकेबल है? सूट्स अपॉन बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडीज एंड प्रोविजरी नोट्स, सूट्स इन विच प्लेंटिफ सीक्स only to recover a debt or liquidated demand with, और सिर्फ debt recover करना है, ये liquidated money recover करनी है arising on a written contract, on an enactment the sum is to be recovered is a fixed sum of money on a गारंटी. तो ये ऑर्डर इनके ऊपर एप्लीकेबल है समरी जजमेंट का, समरी प्रोसीजर का. लीव टू डिफेंड, तो 10 days का एक्चुअली टाइम मिलता है. डिफेंडेंट इज नॉट एंटाइटल्ड टू डिफेंड द सूट अनलेस ही एंटर्स एन अपीयरेंस. 10 दिन में अगर वो नहीं आया तो उसे मौका नहीं दिया जाएगा अपने आप को डिफेंड करने का. सो लीव इज लाइक अ परमिशन. ठीक है, सो लीव विल नॉट बी ग्रांटेड वेयर कोर्ट इज सैटिस्फाइड दैट द फैक्ट्स disclosed by the defendant do not indicate that he has a substantial defense. अगर तो उन्हें लगी रहा है कि इसके पास तो डिफेंस नाम की चीज ही नहीं है तो वो उसे लीव टू डिफेंड नहीं देंगे, परमिशन टू डिफेंड नहीं देंगे, या फिर पार्ट ऑफ द अमाउंट क्लेम्ड बाय द प्लेंटिफ एंड एडमिटेड बाय द डिफेंडेंट फ्रॉम हिम इज डिपॉजिटेड. जितना रिक्वायर्ड था उन्होंने डिपॉजिट कर दिया, बहुत लड़ाई करने की क्या जरूरत है. और इसके ऊपर आती है समरी जजमेंट. राइट, समरी जजमेंट इज अगेन राइट जो इन्हीं केसेस के ऊपर ली जाती है. इसके बाद आता है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेक्शन 151, इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट. कोर्ट के पास ना देखो इनहेरेंट पावर्स होती है कि वो अपने आप से जस्टिस ले सके. अगर कहीं पे भी कुछ नहीं दिया जाता तो कोर्ट के पास ये पावर है कि वो अपने आप से डिसीजन ले सके. लेकिन यहाँ पे ये चीज़ देखने वाली है कि ये जो पावर्स है इन्हें कैसे यूज़ करना है. सबसे पहली बात 151, इट्स नॉट अ सब्सटैंटिव प्रोविजन. ठीक है, ये कोई पावर को क्रिएट नहीं कर रहा, ये तब यूज़ करते हैं जब टू प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ द प्रोसेस. ठीक है, कुछ नहीं है तो क्या करें, तो 151 के अकॉर्डिंग इनहेरेंट पावर्स जो यूज कर सकते हैं. इट्स नॉट एग्जॉस्टिव. ठीक है, ऐसा नहीं है कि सजा दी गई है लेकिन जज कह रहा है नहीं मेरा तो मन कर रहा है इसको ज्यादा सजा दी जाए तो वो ज्यादा देगा. दैट इज नॉट अलाउड. कोर्ट हैज नो पावर टू डू दैट इज प्रोहिबिटेड बाय द लॉ. कोई लॉ, कोई कोड रोक रहा है किसी चीज को करने से और कोर्ट बोल रहा नहीं मेरे पास तो इनहेरेंट पावर्स है, बिल्कुल नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते. द इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री, कोर्ट इज फ्री टू एक्सरसाइज देम. ठीक है, वो फ्रीली कर सकते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो लेजिस्लेचर को इग्नोर करेंगे. व्हाइल एक्सरसाइजिंग द इनहेरेंट पावर द कोर्ट विल बी डबली कॉशियस. बहुत ध्यान से एक्सरसाइज करना है, इसे बिना मतलब से एक्सरसाइज नहीं करना, एक्सप्रेस प्रोविजन के बिना एक्सरसाइज नहीं करना. पावर अंडर 151 विल हैव टू बी यूज विद सर्कमस्पेक्शन. देखो इसके ऊपर भी क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है, इसलिए मैंने आपको ये बोला कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है. वन, इट इज लास्ट टॉपिक. सेकेंड, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इनहेरेंट पावर्स क्या होती है. और इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक आईपीसी का, इंडियन पीनल कोड. तो सबसे पहले तीन चीजें आती है. पर्सन कौन होता है इंडियन पीनल कोड में? एनी पर्सन हु इज लायबल बाय एनी इंडियन लॉ. ऑफेंस क्या होता है? ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड टू बी ट्राइड. यस, इन इंडिया तो है ही लेकिन आईपीसी आउटसाइड इंडिया भी जा सकता है. लाइबिलिटी, ही शैल बी डेल्ट अकॉर्डिंग टू द आईपीसी. राइट, सेक्शन 4 बात करता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की. देखो आईपीसी जो है ना वो बियॉन्ड बॉर्डर्स भी जा सकता है. सो इट शैल ऑल्सो अप्लाई टू द फॉलोइंग केसेस. आउटसाइड इंडिया बिल्कुल, विद इन और आउटसाइड. सिटीजन, हमारे सिटीजन होने चाहिए, इंडिया के बाहर भी है तो भी दे विल बी लाइबल. पर्सन्स ऑन शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, पर्सन कहीं पे भी है, शिप पे, एयरक्राफ्ट, उसके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा. टारगेटिंग कंप्यूटर सोर्स इन इंडिया. देखो कंप्यूटर सोर्स जो है अगर कोई बाहर से पर्सन बैठ के इंडिया के कंप्यूटर सोर्स को टारगेट कर रहा है उसके ऊपर भी आईपीसी एप्लीकेबल होगा. आईपीसी आप देखोगे एज द नेम जैसे क्राइम से रिलेटेड है तो तीन मेन एलिमेंट्स ऑफ क्राइम होते हैं, ह्यूमन बीइंग, मेंस री एंड एक्टर्स रियस. ह्यूमन बीइंग, ऑफ कोर्स ह्यूमन बीइंग के बिना कौन क्राइम करेगा, तो क्राइम करने वाला ह्यूमन बीइंग, मेंस रिया.
मेंस रिया होता है गिल्टी माइंड, राइट, जो हमने उस दिन भी पढ़ा था कि गिल्टी माइंड होना बहुत जरूरी है। अब गिल्टी माइंड कैसे पता चलेगा? 3 तरीके का मेंस रिया होता है, इंटेंशन, नेग्लिजेंस एंड रेकलेसनेस। तो इंटेंशन होता है कि भाई उसने ये सोचा है, उसने जानबूझ के ये चीज़ की, सोच समझ के ये चीज़ की, उसे हम कहते हैं इंटेंशन। नेग्लिजेंस, उसे पता है कि कुछ गलत होने वाला है लेकिन फिर भी वो ये बोल रहा है कि हाँ भाई वो निग्लेक्ट कर रहा है, वो ये चीज़ देख नहीं पा रहा है कि जो चीज़ें कंसिक्वेंसेस हो सकती है वो गलत हो सकते हैं। रास इज रेकलेसनेस। रेकलेसनेस होता है कि हाँ हाँ देखा जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है, मतलब कि दे डू नॉट डिजायर, वो चाहते नहीं है कुछ गलत हो लेकिन वो पॉसिबिलिटी को भी हटा देते हैं कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। सो दैट इज कॉल्ड रेकलेसनेस। बट ये इंपॉर्टेंट है कि मेंस रिया जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, उसके कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं जहाँ पे मेंस रिया इज नॉट रिक्वायर्ड इन क्रिमिनल लॉ, ठीक है, क्रिमिनल लॉ में जहाँ हम उसे वैल्यू नहीं देते। फर्स्ट, वेयर स्टैट्यूट इम्पोजेस लाइबिलिटी द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ गिल्टी माइंड। अगर स्टैट्यूट ने कह दिया कि भाई इतना तुम्हें पेनल्टी देनी है, वहाँ पे गिल्टी माइंड है नहीं है वो तो देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। सेकेंडली, वेर इट इज डिफिकल्ट टू प्रूव मेंस रिया एंड पेनल्टीज आर पेटी फाइन्स, ठीक है, बहुत थोड़ा सा फाइन है तो उस केस में क्या ही प्रूव करोगे, ठीक है। थर्डली, इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इज इम्पोज्ड वेयर अ पर्सन कॉजेस पब्लिक न्यूसेंस विद गिल्टी माइंड और विदाउट गिल्टी माइंड ही इज पनिश। तो बेसिकली ये समझ लो कि पब्लिक सेफ्टी के लिए उन्होंने बोला कि आपने मेस आउट नहीं करना या आपने न्यूसेंस क्रिएट नहीं करनी, लेकिन अगर कोई पर्सन कर रहा है, भले वो गिल्टी माइंड से नहीं कर रहा, बट दैट पर्सन वुड बी लाइबल और उसे उसका मेंस रिया नहीं देखा जाएगा, उसे सीधा पनिश किया जाएगा। एंड इफ अ पर्सन वायलेट्स अ लॉ इवन विदाउट नॉलेज, ठीक है, इट शैल बी सेड दैट ही हैज कमिटेड एन एक्ट व्हिच इज प्रोहिबिटेड बाय ऑल, राइट। और एक्ट इज रियस, देखो ह्यूमन बीइंग के होने से मेंस रिया के होना काफ़ी नहीं है, बट उस एक्ट का एक्चुअली होना काफ़ी है। सो दैट इज़ द मेन एलिमेंट। अगर आपने सारी प्लानिंग कर ली बट एक्चुअली तो एक्ट हुआ ही नहीं, कुछ कमिट ही नहीं हुआ, तो उसका तो कोई फायदा नहीं है, राइट। तो एक्ट या ओमिशन होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मूविंग टू द स्टेजेस ऑफ क्राइम, कितने स्टेजेस ऑफ क्राइम होती है? सबसे पहले होती है क्रिमिनल इंटेंशन, क्रिमिनल इंटेंशन होती है कि भाई दिमाग में आना, फिर उसके लिए प्रेपरेशन करना, फिर अटेम्प्ट करना, और फिर होता है कमीशन ऑफ क्राइम और अकम्पलिशमेंट, जहाँ पे क्राइम वो हो जाता है, अकम्पलिश हो जाता है। फिर आता है पनिशमेंट। आईपीसी के अंदर ये वेरियस पनिशमेंट्स है। पहली है डेथ, विच इज द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस। हमारे जस्टिस सिस्टम के हिसाब से डेथ को बहुत रेयर दिया जाता है और बहुत ही अगर प्रॉब्लमेटिक चीज़ें होती है तो वहीं पे दिया जाता है। सेकेंडली इज लाइफ इम्प्रिजनमेंट। थर्ड इज इम्प्रिजन। तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि पूरी जिंदगी जेल में रहना। इम्प्रिजनमेंट जिसे वो कहते हैं 2 साल का 3 साल का, दैट इज इम्प्रिजनमेंट। द फोर्थ इज फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को भी फोरफीट किया जा सकता है। एंड फिफ्थ इज सिंपली मॉनिटरी वन, विच इज फाइन। उसके बाद आता है डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होती है, कॉन्स्पिरेसी क्या होता है? साजिश रचना, ठीक है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के केस में होता है वेयर 2 और मोर पर्संस दे कॉज टू बी डन, एंड कोई इलीगल एक्ट करना चाहते हैं। अगर एक्ट इलीगल नहीं है तो उसके करने का तरीका इलीगल है, राइट। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के इंग्रेडिएंट्स क्या है? एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्संस। द अग्रीमेंट मस्ट रिलेट डूइंग और कॉजिंग एन इलीगल एक्ट और एन एक्ट विच इज नॉट इलीगल बट इट इज डन बाय इलीगल मीन्स। उसके बाद आता है 120B में, इसी की पनिशमेंट है। दिस इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हम बहुत सारी अलग अलग तरीके की पनिशमेंट्स देखेंगे तो वो आपने ध्यान देना है। यहाँ पे पनिशमेंट है कमिट एन ऑफेंस, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 years और upwards shall be given when no express provision is given. B shall punished in the same manner. So whoever is the criminal conspiracy other than the criminal conspiracy to commit an offense punishable with an imprisonment for a term not exceeding 6 months. So basically वो पार्टी है, ठीक है, लेकिन उसने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में ऑफेंस नहीं किया, फिर भी उसे सजा मिल सकती है। उसके बाद आता है एसेंशियल्स ऑफ 403। सो 403 इज डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, किसी की प्रॉपर्टी को इधर उधर कर देना, बेच देना, छुपा लेना। उसके एसेंशियल्स क्या? पहला है मिसअप्रोप्रिएशन, ठीक है, छुपा लेना, इधर उधर कर देना, बेच देना। कन्वर्शन, उसे कन्वर्ट कर दिया किसी मूवेबल प्रॉपर्टी में। पनिशमेंट, ही शैल बी पनिश विद, तो पनिशमेंट कितनी होगी? विद एन इम्प्रिजनमेंट विच मे एक्सटेंड टू फाइन और बोथ। So this is basically punishment or fine.
पनिशमेंट एंड और फाइन राइट। उसके बाद आती है बारी एसेंशियल्स ऑफ 404 की, ठीक है। तो 404 में क्या एसेंशियल्स है? पहला है मिसअप्रोप्रिएशन, ऑफ कोर्स मिसअप्रोप्रिएशन हुई है प्रॉपर्टी। कन्वर्जन, ठीक है, कन्वर्जन होता है टू हिज ओन प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी में, नॉट इन लीगल पोजेशन, जिसके भी पास है वो लीगल पोजेशन नहीं है। इसमें पनिशमेंट है फॉर एन इम्प्रिजनमेंट विच मे एक्सटेंड टू 3 years एंड फाइन। एंड पनिशमेंट फॉर क्लर्क और सर्वेंट है इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 years। अब एक चीज़ आप यहाँ देखोगे, नॉर्मल लोगों के केस में है 3 years और क्लर्क या सर्वेंट के केस में 7 years। उसमें फ़र्क ये होता है कि जो क्लर्क या सर्वेंट है ये बहुत ही ट्रस्ट वर्दी लोग हैं, राइट। और अगर यही चीटिंग करते हैं देन दे शुड बी पनिश्ड मोर एज वेल, राइट। तो इसके बाद हम टॉपिक जो पिक करेंगे वो है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता क्या है? बेसिकली ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या होता है? धोखा देना। तो उसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है? सबसे पहले द अक्यूज मस्ट बी एंट्रस्टेड विद द प्रॉपर्टी। देखो किसी पे भरोसा करोगे तो भरोसा टूटेगा ना। द फर्स्ट थिंग इज ट्रस्ट, एंट्रस्टेड। कोई पर्सन उस प्रॉपर्टी के साथ एंट्रस्ट होना चाहिए जिसके ऊपर हम ब्लेम लगा रहे हैं। द पर्सन सो इंटरेस्टेड मस्ट यूज दैट प्रॉपर्टी। द अक्यूज मस्ट डिसऑनेस्टली यूज और डिस्पोज ऑफ दैट प्रॉपर्टी और विलफुली सफर एनी person to do such in the violation of any direction of law, any legal contract। तो ये मेन चीजें हैं जो पता होनी चाहिए। उसके बाद the person handing over the property must have confidence in the property so to create the fiduciary। आप किसी के ऊपर ब्लेम लगा रहे हो लेकिन उसका तो कोई रिलेशनशिप ही नहीं है प्रॉपर्टी के साथ, उसके कैसे ब्लेम कर सकते हो आप, राइट। सेकेंडली अक्यूज के पास ये पावर होनी चाहिए, शुड बी इन अ पोजिशन टू मिस यूज इट, राइट। कोई पर्सन है जो इस पोजिशन में ही नहीं है उस प्रॉपर्टी को मिस यूज करने के लिए, आप उसे कैसे ब्लेम कर सकते हो। थर्डली द टर्म प्रॉपर्टी, अब प्रॉपर्टी में यहाँ मूवेबल भी आते हैं, मूवेबल भी आते हैं, एंड इट हैज टू बी एस्टैब्लिश्ड दैट द अक्यूज हैज डिसऑनेस्टली पुट द प्रॉपर्टी टू हिज ओन यूज और अनऑथराइज्ड यूज। उसके बाद आते हैं पनिशमेंट। यहाँ पे हम सारी पनिशमेंट ही पढ़ेंगे। सबसे पहले क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो 406 में, उसकी पनिशमेंट है 3 years और विद fine or with both, right? 3 years or fine or both। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय कैरियर वॉरफिंगर वेयरहाउस कीपर होते हैं जो सामान की रखवाली करते हैं, ठीक है। उस केस में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है इम्प्रिजनमेंट ऑफ 7 years एंड फाइन। तो एंड और का प्लीज ध्यान रखना है यहाँ पे। क्लर्क या सर्वेंट के केस में, जैसे मैंने आपको वहां पे भी बताया, क्लर्क या सर्वेंट के केस में पनिशमेंट थोड़ी बढ़ जाती है, इट इज फॉर 7 years एंड फाइन। जैसे मैंने आपको बोला, देखो क्लर्क या सर्वेंट ही अगर जिनके ऊपर हम इतना भरोसा कर रहे हैं, ठीक है, ये वो लोग हैं जिनके ऊपर बहुत भरोसा किया जाता है और ये बिल्कुल एक ऐसी पोजीशन पे होते हैं कि ये बहुत आराम से उसे मिसयूज कर सकते हैं प्रॉपर्टी को, इसीलिए इनकी सजा ज्यादा है, 7 years एंड फाइन। क्रिमिनल ब्रीच पब्लिक सर्वेंट, बैंकर या मर्चेंट या एजेंट, अगर इनमें से कोई क्रिमिनल ब्रीच करता है, इनकी सजा तो और भी ज्यादा है, 10 years एंड फाइन, 10 years एंड फाइन। तो चीटिंग के मेन इंग्रेडिएंट्स होते क्या है? सबसे पहले होती है डिसेप्शन होती है किसी को धोखा देना। फ्रॉडुलेंट और डिसऑनेस्ट, देखो डिसेप्शन हमेशा डिसऑनेस्ट या फ्रॉडुलेंट ही होनी चाहिए। इंड्यूसमेंट, देयर शुड बी एन इंड्यूसमेंट ऑफ एनी पर्सन सो डिसीव टू डिलीवर, ये होना चाहिए कि हाँ भाई तू मुझे अपनी प्रॉपर्टी दे दे। कॉन्सेप्ट फॉर रिटेनमेंट, डिसेप्शन टू ऑब्टेन द कॉन्सेप्ट दैट द पर्सन शैल रिटेन एनी प्रॉपर्टी, ये भी हो सकता है। इंड्यूस्ड ऑमिशन, जबरदस्ती किसी से कोई चीज करवाई जाए या ना करवाई जाए। एक्चुअल हार्म, इसमें एक्चुअल हार्म जरूर होना चाहिए, तब हम कहते हैं कि हाँ भाई चीटिंग हुई है। चीटिंग बाय पर्सोनेशन, यानी कि किसी की नकल, किसी को इमिटेट करिए कि मैं तो वो पर्सन बोल रहा हूँ, वैसे कोई चीटिंग करना इज ऑल्सो रॉन्ग। और इंटेंडिंग टू बी समवन एल्स, किसी को कॉल करके बोले हम तो फलाना बोल रहे हैं, राइट, बेसिकली पर्सोनेट करना, किसी को इम्पर्सनेट करना। उस केस में इसकी पनिशमेंट क्या है? इसकी पनिशमेंट होती है, देखो, चीटिंग विद नॉलेज दैट रॉन्गफुल लॉस में इंस्यू टू पर्सन हुज इंटरेस्ट ऑफेंडर इज बाउंड टू प्रोटेक्ट, राइट। पता है आपको चीटिंग हो रही है, चीटिंग करना दैट इज रॉन्ग, इट मे एक्सटेंड टू 3 years ऑफ फाइन और बोथ। पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाय पर्सोनेशन, ये अलग अलग है, ये नॉर्मल चीटिंग है, ये चीटिंग बाय पर्सोनेशन है। चीटिंग बाय पर्सोनेशन की पनिशमेंट है 3 years ऑफ फाइन, हालांकि सजा सेम है, सेक्शंस डिफरेंट है बट सजा सेम है। इस तरीके से आपको ये चीजें याद रखनी है, राइट। Then further, dishonest और fraudulent removal और concealment of property to prevent distribution, क्या करते हैं कंपनी वाले कि जानबूझ के प्रॉपर्टी को छुपा लेते हैं ताकि उसको डिस्ट्रीब्यूट ना करना पड़े। उस केस में क्या होता है? विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, अगर आप ऐसी चीजें करते हो, इट इज 2 years और विद फाइन, 2 years और फाइन और बोथ। इस केस में मेन इंग्रेडिएंट्स क्या है? दैट द अक्यूज्ड रिमूव्ड, कंसील्ड और डिलीवर द प्रॉपर्टी और ट्रांसफर्ड टू द ट्रांसफरी टू समवन, किसी को
ट्रांसफर कर दी, ट्रांसफर विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, ट्रांसफर तो की लेकिन पैसे पूरे नहीं लिए। अक्यूज का जो इंटेंशन था वो ये था कि मैं इसको छुपा लेता हूं ताकि क्रेडिटर्स को ना देना पड़े, ठीक है, एंड ही एक्टेड डिसऑनेस्टली एंड फ्रॉड्यूलेटली। तो ऐसी भी चीटिंग्स होती है, ऐसी भी चीजें होती है, इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक ऑल दीज थिंग्स। डिसऑनेस्ट और फ्रॉड्यूलेंट रिमूवल और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, अगर अदर देन दैट ऐसा कुछ होता है, अगेन इट्स 2 years और बोथ। एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स 4 to 4 में है, प्रॉपर्टी होनी चाहिए, अक्यूज ने वो प्रॉपर्टी कंसील कर ली, छुपा दी, राइट, और फ्रॉड्यूलेंटली कर दी, या फिर अक्यूज वाज एंटाइटल्ड टू डिमांड और क्लेम, अक्यूज रिलीज द सेम एंड दैट टू डिसऑनेस्टली और फ्रॉड्यूलेंटली। इसके बाद आती है फॉर्जरी। फॉर्जरी होता है किसी की डॉक्यूमेंट को यूज कर लेना, उसके परमिशन के बिना, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को यूज कर लेना, यू नो, टू सपोर्ट एनी क्लेम, एनी टाइटल, यानी कि किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को गलत तरीके से यूज करना। और फॉर्जरी इज ऑल्सो अ क्राइम एंड इसकी पनिशमेंट है 2 years और फाइन और बोथ, ठीक है, 2 years और फाइन और बोथ। उसके बाद आता है डिफेमेशन। डिफेमेशन होता है किसी की रेपुटेशन को हार्म करना, कुछ बोलना या कुछ ऐसा एक्ट करना कि किसी की रेपुटेशन जो है वो हार्म हो जाए, ठीक है। लेकिन ये चीज़ देखने वाली, हर चीज़ जो है वो डिफेमेशन नहीं हो सकती। सो देयर आर सर्टन एक्सेप्शंस टू इट। ये वो एक्सेप्शंस है जहाँ पे डिफेमेशन नहीं मानी जाती। इफ इट इज इम्प्यूटेशन ऑफ ट्रूथ विच पब्लिक गुड रिक्वायर्स टू बी मेड और पब्लिश, ठीक है, ये जरूरी है बताने के लिए, वो सच है जो पब्लिक की अच्छाई के लिए बताना जरूरी, तो वो बोलेंगे, ठीक है। इसमें हम ये नहीं देखेंगे किसी की रेपुटेशन तो नहीं हार्म हो रही। पब्लिक कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स, आप ओपनली उनके बारे में बोल सकते हो। कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन टचिंग एनी पब्लिक क्वेश्चन, कोई पब्लिक क्वेश्चन के बारे में बात करता है, उसका क्या कंडक्ट है उसके बारे में बोला जा सकता है। पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ कोर्ट, प्रोसीडिंग्स ऑफ कोर्ट को बिल्कुल जैसे हम कहते हैं ना, कोर्ट में आप कुछ भी बोल सकते हो, वहां पे ये डिफेमेशन वाला सिस्टम नहीं आता। अगर आप किसी पे इल्जाम लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो, राइट। मेरिट्स ऑफ केस डिसाइडेड इन कोर्ट और कंडक्ट ऑफ विटनेसेस एंड अदर कंसर्न, क्या मेरिट्स रहे, क्या विटनेसेस ने क्या कहा, वो सारी चीजें। मेरिट्स ऑफ पब्लिक परफॉर्मेंस, कोई पर्सन जो पब्लिकली परफॉर्म कर रहा है उसके मेरिट्स, अच्छा है बुरा है सब बोला जा सकता है। सेंश्योर पास्ट इन गुड फेथ बाय पर्सन हैविंग लॉफुल अथॉरिटी ओवर अदर, एक बॉस है या एक पर्सन है जिसके ऊपर लॉफुल अथॉरिटी है, वो आपको बोल सकता है, राइट, वो आपको सेंश्योर आपके कंडक्ट के ऊपर पास कर सकता है। सो दैट इज कंप्लीटली अलाउड। एक्यूजेशन प्रेफर्ड इन गुड फेथ टू द ऑथराइज्ड पर्सन, एक गुड फेथ में कोई कुछ बता रहा है। इम्प्यूटेशन मेड इन गुड फेथ बाय पर्सन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हिज और अदर्स इंटरेस्ट, किसी के इंटरेस्ट को बचाने के लिए अगर वो कोई चीज कर रहा है, इट्स कंप्लीटली फाइन। 10th एक्सेप्शन है कॉशन इंटेंडेड फॉर गुड ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज कन्वेड, या फिर पब्लिक गुड के लिए। तो इसमें से मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप 5 to 6 अच्छे से एक्सेप्शंस जो है वो पढ़ लो। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, हालांकि 8 ही कर लो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इट इज़ ग्रेट कि आप 8 कर लो। टॉपिक्स तो हाईलाइट्स तो आपको अच्छे से आने ही चाहिए, एंड देन बाकी अंदर तो आई बिलीव आप एक्सप्लेन कर ही लोगे। फिर होता है पनिशमेंट फॉर डिफेमेशन। पनिशमेंट देखो, सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो सकती है विच में एक्सटेंड टू 2 years ऑफ फाइन और बोथ, ठीक है। काइंड ऑफ लिबल एंड स्लैंडर, ठीक है। लिबल होता है कोई चीज़ परमानेंट है, विजिबल है, रिटन में है, प्रिंटेड है। स्लैंडर होता है कोई चीज़ स्पोकन में है, ठीक है, वो चीज़। उसके बाद एक चीज़ आती है पब्लिश। प्रिंटिंग या एनग्रेविंग मैटर भी डिफेमेटरी होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन उसके लिए पनिशमेंट है 2 years ऑफ फाइन और बोथ। लेकिन उसके लिए ना कुछ चीज़ें देखनी पड़ती है, ठीक है। सेल ऑफ, आपको जो पर्सन सेल कर रहा है प्रिंटेड मैटर, क्या वो भी डिफेमेशन में आ सकता है? यस, लेकिन उसमें सजा भी 2 years और फाइन और बोथ है। लेकिन इस ऑफेंस को क्रिएट करने के लिए जो सेल कर रहा है, जो सेल कर रहा है, उस केस में पब्लिश्ड मटीरियल डिफेमेटरी है, या तो वो प्रिंटेड है या तो वो इनग्रेव्ड है। अक्यूज को पता है, देखो अगर उसे पता ही नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसको पता है कि ये डिफेमेटरी एक्यूजेशन है एंड अक्यूज सोल्ड और ऑफर्ड फॉर सेल ऑफ, ठीक है। अब उसको पता होने के बाद भी वो उसे बेच रहा है तो डेफिनेटली इट्स रॉन्ग। उसके बाद ये है आईपीसी की जनरल एक्सेप्शंस। आईपीसी कहाँ कहाँ पे नहीं लगता, जुडिशियल एक्ट्स में नहीं लगता, मिस्टेक ऑफ फैक्ट में नहीं लगता, एक्सीडेंट में नहीं हम लगा सकते, ट्रिफलिंग एक्ट में नहीं लगता, कॉन्सेंट के केसेस में नहीं लगता, एंड एब्सेंस ऑफ क्रिमिनल इंटेंशन में नहीं लगता। और अगर डिटेल में पढ़ना है तो इसके काफ़ी सारे आई थिंक 16-17 एक्सेप्शंस दे रखे हैं, तो आप बुक से कर सकते हो, बट मेन यही बातें हैं, ठीक है। उसके बाद हम लास्ट टॉपिक पे आते हैं विच इज़ सीआरपीसी। तो सीआरपीसी में सबसे पहली चीज़ आती है मेंस रिया। क्राइम की जब भी बात होती है आपको पता होना चाहिए गिल्टी माइंड, राइट। 2 तरीके के ऑफेंस होते हैं, बेलेबल, नॉन बेलेबल। बेलेबल वो जिसमें बेल नहीं जा सकती है, नॉन बेलेबल जो बेलेबल नहीं होते वो नॉन बेलेबल होते हैं बेसिकली, राइट। सो
फर्दर होते हैं कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल होते हैं जहां पे ऑफेंस एंड कॉग्निजेबल केस जहां पुलिस ऑफिसर मे इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट शेड्यूल अरेस्ट विदाउट वारंट। तो कॉग्निजेबल केस में पुलिस ऑफिसर के पास पावर होती है कि वो वारंट के बिना अरेस्ट कर सकता है, राइट। ऑन द अदर हैंड जो नॉन कॉग्निजेबल होता है उसमें पुलिस ऑफिसर के पास ऐसी कोई पावर नहीं होती टू अरेस्ट विदाउट वारंट, वारंट जरूरी होता है। कंप्लेंट, जो प्लेट थी ना, जो एप्लीकेशन थी उधर सिविल केस में, वो यहाँ पे आके बन जाती है कंप्लेंट, ठीक है। कंप्लेंट के मेन बातें क्या है, ठीक है। कंप्लेंट इन अ क्रिमिनल केस इज अ प्लेट इन अ सिविल केस, जो मैंने आपको बताया सबसे पहले ओरल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है, बिकॉज क्राइम है, जरूरी नहीं है बंदा अपने सेंसेस में है। ओरल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है। सम पर्सन नोन और अननोन, किसी ने जानकार ने या किसी अनजाने के, इट्स ओके। मैजिस्ट्रेट के पास सबसे पहले ये जाती है एंड इट मस्ट बी ऑब्जेक्ट होना चाहिए कि इसके खिलाफ एक्शन आपने लेना ही लेना है। फिर आती है बेल। देखो जहाँ पे क्राइम होता है वहाँ बेल भी आती है। बेल होती है अक्यूज्ड को रिलीज कर दो, जो पकड़ा है, जो जेल में है, इसको रिलीज कर दो। लेकिन एक और चीज होती है, सब कहते हैं एंटिसिपेटरी बेल। एंटिसिपेटरी बेल होती है, अब अक्यूज को पता है कि मैं पकड़ा जाने वाला हूँ, FIR हो गई है मेरे अगेंस्ट, तो वो लगाता है बेल, ठीक है, टू अ पर्सन हु एप्रीहेंड्स अरेस्ट फॉर हैविंग कमिटेड अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। उसने नॉन बेलेबल ऑफेंस कर दिया है, उसे डर लग रहा है कि मेरा अरेस्ट ना हो जाए, तो वो एंटिसिपेटरी बेल कोर्ट में जाके लेने की कोशिश करते हैं। उसमें ये प्रूव करना होता है कि हम इंडिया से बाहर नहीं जाएंगे, हम कोऑपरेट करेंगे। तो जो एंटिसिपेटरी बेल होती है वो भी कई शर्तों पे दी जाती है, बॉन्ड दिखाना पड़ता है, गारंटी देनी पड़ती है, वो सारी चीज़ें। उसके बाद आती है इंक्वायरी। इंक्वायरी क्या होती है? इंक्वायरी, एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल, ठीक है। इंक्वायरी डिफरेंट होती है ट्रायल से, इंक्वायरी वाइडर होती है ट्रायल से। इंक्वायरी तो बहुत जगहों पे बहुत तरीके से हो सकती है, ठीक है। एंड इट स्टॉप्स व्हेन ट्रायल बिगिन। जब ट्रायल शुरू होता है उन लोगों का, जब अक्यूज का ट्रायल शुरू होता है, तब इंक्वायरी रुक जाती है। इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन में वही पूछताछ करना, तो 3 स्टेजेस आते हैं, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल। तो ये तीनों आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद होती है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। ऑफ कोर्स कोर्ट में आके जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती है। प्लीडर, प्लीडर होता है जो प्लीड करता है केस के लिए। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, देखो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही इज एन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और लार्जर, ये ऑफिसर कोर्ट का ही ऑफिसर होता है। ही इज बाउंड टू असिस्ट द कोर्ट विद हिज फेयर व्यूज। तो बेसिकली पब्लिक प्रोसिक्यूटर आता है। अगर हम बात करें जो बेल के केसेस लगते हैं ना, उसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहता ही है और वो बताता है कि क्या एक्चुअली केस के मैटर्स हैं, तो केस को बताना उन चीज़ों को। समन्स एंड वारंट्स केस, समन केस होते हैं वेयर ऑफेंस इज देयर एंड इट्स नॉट अ वारंट केस। तो टेक्निकली वारंट केस जान लो। वारंट केस होता है जहाँ पे ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 2 years, ठीक है। तो 2 years तक के जो वो होते हैं वो समन केस होते हैं। उसके बाद जहाँ पे 2 साल से ज़्यादा की सज़ा है, या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, या डेथ इम्प्रिजनमेंट है, वो सारे होते हैं वारंट केसेस, ठीक है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर बता दिया, अच्छा ये सेम चीज़ है। क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, ये जानना जरूरी। सबसे नीचे होते हैं एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स, फिर होते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स ऑफ सेकंड क्लास, फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स ऑफ फर्स्ट क्लास एंड मेट्रोपॉलिटन एरिया में उन्हें बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स। फिर होता है कोर्ट ऑफ सेशन। हर एक डिस्ट्रिक्ट में हाई कोर्ट से पहले अगर आपको अपील करनी है मैजिस्ट्रेट के बाद, तो आपको कोर्ट ऑफ सेशन में जाना पड़ता है, ठीक है। वो देखते हैं कि किस, और कई कई डिस्ट्रिक्ट में एक से ज़्यादा कोर्ट ऑफ सेशन भी रहते हैं, और फिर अल्टीमेटली होता है हाई कोर्ट। तो इस तरीके से एक चेन जो है वो चलती है, राइट। कोर्ट के पास पावर क्या है? ऑफ कोर्स ऑफेंसेस 2 तरीके के हैं, एक जो आईपीसी में, एक जो अदर कोर्ट्स में, ठीक है। ट्रायल कोर्ट्स कौन से? हाई कोर्ट है, कोर्ट ऑफ सेशन है, या कोई और कोर्ट है, वो भी सारे ट्रायल कोर्ट्स है। अब आती है मेन बात, सेंटेंसेस विच हाई कोर्ट एंड सेशन कोर्ट में पास। तो क्या क्या सेंटेंसेस हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट पास कर सकता है? हाई कोर्ट की अगर जज की बात करें तो ही में पास एनी सेंटेंस, ठीक है, उसके पास सारी पावर्स है। लेकिन सेशन जज और एडिशनल सेशन जज भी कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है, लेकिन अगर वो डेथ सेंटेंस पास करता है तो हाई कोर्ट उससे कंफर्म करती है। एडिशनल सेशन जज की बात करें, ही में पास एनी सेंटेंस एक्सेप्ट अ सेंटेंस ऑफ डेथ और इम्प्रिजनमेंट और फॉर लाइफ और ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 10 years। असिस्टेंट है, तो 4 जजेस की बात हो रही है। हाई कोर्ट का जज कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है। सेशन या एडिशनल सेशन जज जो है वो कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है। सिर्फ डेथ सेंटेंस के केस में से हाई कोर्ट की जो है कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी, और जो असिस्टेंट सेशन जज है वो भी कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है, एक्सेप्ट डेथ सेंटेंस नहीं दे सकता, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ नहीं दे सकता, 10 साल से ज्यादा की सजा नहीं दे सकता। उसके बाद आता है मैजिस्ट्रेट। सबसे पहले कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो है, ही में पास एनी सेंटेंस एक्सेप्ट डेथ सेंटेंस, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड 7 years। तो एक्सेप्शंस दे रखी है। सेकेंड, मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जो होता है, right, he may pass a sentence imprisonment not exceeding 3 years of fine not exceeding
10,000 और बोथ. सेकेंड क्लास के मैजिस्ट्रेट की अगर हम बात करें, नॉट एक्सीडिंग 1 year और फाइन ऑफ 5,000 और बोथ. एंड चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, इसके पास पता है इसके पास चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की पावर होती है एंड मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के पास मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की पावर होती है. तो ऊपर आप लर्न कर लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा. सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड डिफॉल्ट ऑफ फाइन. अब क्या होता है, कभी कभी फाइन की जगह पे इम्प्रिजनमेंट, अगर फाइन नहीं देते हो तो इम्प्रिजनमेंट होती है. इट प्रोवाइड्स दैट द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट में अवॉर्ड सच इम्प्रिजनमेंट एंड डिफॉल्ट, कि आपने पेमेंट नहीं की उसकी जगह पे आपको जेल जाना पड़ेगा, लेकिन कितनी जेल हो सकती है, नॉट इन एक्सेस. पहले तो अपने पावर से एक्सीड नहीं करना मैजिस्ट्रेट. दूसरी चीज, imprisonment has been awarded, it should not exceed 1/4 of the term of imprisonment which he is competent to inflict as a punishment. उसका 1/4 ही सजा वो दे सकता है. conviction of several offenses at one trial हो सकता है, no problem. several punishments अगर हम कहें, so आप लाइक इट कुड बी हाईएस्ट वाली भी दी जा सकती है, अलग अलग भी दी जा सकती है, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स. अरेस्ट ऑफ पर्सन्स, तो अरेस्ट किया जा सकता है पर्सन्स को, ठीक है, जिसने गलती की उसे अरेस्ट किया जा सकता है. सो एनी पुलिस ऑफिसर एन ऑर्डर फ्रॉम मैजिस्ट्रेट विदाउट वारंट अरेस्ट, किसी को कमिट्स, पुलिस ऑफिसर के सामने अगर क्राइम हो या अगेंस्ट एनी रीजनेबल कंप्लेंट आई है जहां पे क्राइम जो है उसकी सजा इज नॉट लेस देन 7 years और विच में एक्सटेंड टू 7 years विदाउट इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सैटिस्फाइड. पुलिस ऑफिसर हैज अ रीजन, पुलिस ऑफिसर इज सैटिस्फाइड दैट अरेस्ट इज नेसेसरी टू प्रिवेंट हिम कि फर्दर वो कोई क्राइम ना करे, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए, प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कॉजिंग द एविडेंस, उसे खराब ना करे, टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम एनी इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस, एज अनलेस सच पर्सन इज अरेस्टेड, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, राइट. दूसरी बात है, क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है उनके पास, हु हैज बीन प्रोक्लेम्ड एज एन ऑफेंडर, बता दिया गया है, हु इज इन पोजेशन विच मे रीजनेबली बी सस्पेक्टेड टू बी, उसके पास कोई स्टोलन प्रॉपर्टी है, ऑब्स्ट्रक्ट्स अ पुलिस ऑफिसर को अपनी ड्यूटी करने से रोक रहा है, रीजनेबली सस्पेक्टेड टू बी अ डिजर्टर फ्रॉम एनी आर्म्ड फोर्सेस, हु हैज बीन concerned or against a reasonable complaint है, released convict commits a breach and where for which arrest any requisition whether written or oral, like पुलिस ऑफिसर के पास इंफॉर्मेशन है, तो इस तरीके से होता है. फिर होता है समन्स एंड वारंट्स. वैसे अभी हमने बताया है समन्स एंड वारंट्स. समन्स जो है अगेन अक्यूज पर्सन को भेजे जाते हैं, सर्विस ऑफ समन्स होते हैं. सर्विस ऑफ समन्स जो है वो कोर्ट का ऑफिसर या अदर पब्लिक सर्वेंट दे के आता है. ये देने किसे है, बेसिकली दैट हैज टू बी लेफ्ट विद सम एडल्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली रिजाइडिंग. ये केस सीआरपीसी में है, सीपीसी में ऐसा कुछ नहीं है. सर्विस ऑफ समन ऑन कॉर्पोरेट बॉडीज एंड सोसाइटीज बिल्कुल सेम है जो हमने ऑलरेडी किया है. वारंट ऑफ अरेस्ट, वारंट कैसा होना चाहिए, वारंट रिटन में होना चाहिए. इट मस्ट बियर द name and designation of the person who is to execute it, name, full name and description of the person who's about to be arrested. It must state the offense charge, presiding officer कौन है, and it must be sealed. Very important again. Proclamation and attachment. देखो कई जगह पे क्या होता है, पर्सन अगर नहीं मानता, ठीक है, कि हाँ गलती हुई है, ऐसा कुछ भी, दे डोंट एडमिट टू इट, उस केस में क्या होता है, प्रॉपर्टी को प्रोक्लेम किया जाता है और अटैच करके बेच दिया जाता है. ठीक है, अगर आप नहीं आओगे कोर्ट में, कंपनसेशन है, कोर्ट में आप नहीं आ रहे हो, उस केस में प्रॉपर्टी को अटैच करके बेच दिया जाता है. दैट इज कॉल्ड प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट, राइट. उसके बाद सर्च वारंट. सर्च वारंट कैसा होता है, वेयर कोर्ट हैज अ रीजन कि पर्सन जो समन है वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं करेगा, या कोर्ट को लग रहा है, इज नॉट नोन, पता ही नहीं है कि डॉक्यूमेंट कहाँ है. एंड थर्डली जनरल इंस्पेक्शन जो है वो जरूरी है, उन केसेस में सर्च वारंट आता है. सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस ऑफ, इसके ऊपर ना क्वेश्चन आया था, बच्चे बड़े कंफ्यूज हो गए थे. तो पीस एंड गुड बिहेवियर के लिए सिक्योरिटी, अगर किसी ऐसे पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है जो इट कुड बी रीजन कि वो पीस बाहर शोर मच सकता है, तो उस केस में क्या होता है, उससे सिक्योरिटी ली जाती है. ऑफेंसेस कौन कौन से हैं, पनिशेबल अंडर चैप्टर 5, 6, 7, 8, एनी ऑफेंस विच कंसिस्ट और इंक्लूड्स असॉल्ट और यूजिंग क्रिमिनल फोर्स, एनी ऑफेंस ऑफ criminal intimidation, how any offense which caused or intended likely to cause any breach of पीस उसे हम कहते हैं. एंड द बॉन्ड जो है वो वॉइड हो जाएगा अगर बाई चांस कुछ गड़बड़ी हुई. ठीक है, सिक्योरिटी किसके लिए, कमिट अ ब्रीच, उसे खुद को सिक्योरिटी देनी पड़ेगी कि भाई ब्रीच ऑफ पीस नहीं होगा, पब्लिक ट्रैंक्वालिटी डिस्टर्ब नहीं होगी, डू एनी रॉन्गफुल एक्ट, राइट, या पब्लिक में, तो वो उसी पर्सन से जो है वो सिक्योरिटी ले ली जाती है. देन प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस. कई बारी पुलिस भी अपने एंड पे प्रिवेंटिव एक्शंस ले सकती है, किसी को अरेस्ट कर सकती है, बस ये होता है कि अरेस्ट करके 24 आवर्स के अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है. वो इंस्पेक्ट कर सकती है वेट्स को, मेजर्स को, कि आप दुनिया लोगों के साथ धोखा तो नहीं कर रहे हो, राइट, वो सारी चीजें. देन इट इज
देन व्हाट आर द पावर्स ऑफ द मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट के पास क्या पावर्स होती है, रिसीविंग अ कंप्लेंट मिल सकती है, पुलिस रिपोर्ट या इंफॉर्मेशन है अगर उनके पास, हिज नॉलेज, तो इन सारी केसेस में वो ऑफेंस जो है कॉग्निजाइज कर सकते हैं। लिमिटेशन ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ सर्टन ऑफेंसेस, कुछ ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिनकी कोई लिमिटेशन नहीं होती, सो देयर इज नो लिमिटेशन इन फाइलिंग कंप्लेंट्स अंडर द कोड सीआरपीसी, लाइक डिले अगर हर्डल हो, बट फिर भी एक्सेप्ट दिस नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस फर्स्ट 6 मंथ्स, अगर सिर्फ फाइन का केस था 6 महीने बाद कंप्लेंट आ रही है तो मत लो, 1 ईयर अगर 1 साल का इम्प्रिजनमेंट का केस था, 3 इयर्स अगर एक 1 ईयर बट नॉट एक्सीडिंग 3 इयर्स, उसके हिसाब से अगर आप ले रहे हो। फिर आता है समरी ट्रायल्स, इस केस में भी स्पीडी ट्रायल्स के लिए समरी ट्रायल्स किए जा सकते हैं। इट सेज एनी Chief Judicial Magistrate, Metropolitan Magistrate, or any magistrate of the first class who specifically empowered in his behalf may, if he thinks fit, summary way of किस ये सारे offences है जो कि summary trials में लिए जा सकते हैं, not punishable with death, imprisonment of life imprisonment exceeding 2 years, theft जहाँ पे चोरी का जो like प्रॉपर्टी है वो 2000 से भी कम है, रिसीविंग और रिटेनिंग द स्टोलन प्रॉपर्टी अगेन 2000 से कम है, असिस्टिंग इन कंसीलमेंट और डिस्पोजल 2000 से कम है, ऑफेंसेस 454 एंड 456 के, इंसल्ट विद इंटेंट टू प्रोवोक अ ब्रीच ऑफ पीस, अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफ द फोरगोइंग ऑफेंसेस, इन सबको करने में मदद करना, एंड अटेम्प्ट टू कमिट एनी ऑफ द फॉरगोइंग ऑफेंसेस एंड एनी ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एक्ट एंड रिस्पेक्ट ऑफ विच कंप्लेंट इज मेड, ये आपने लर्न करना है बिकॉज दिस इज फॉर द समरी trials. Then is judgment in summary trials. It is pretty simple. In every case, tried summarily, accused does not plead guilty. The magistrate shall record the evidence. अगर वो नहीं guilty plead होता, judgment contains a brief statement होती है, जैसी summary trials है वैसी brief judgment होती है, and the concerned magistrate must sign such record and judgment. And the last topic is inherent power of high court. CPC में it is section 151. Here it is 482. बिल्कुल सेम चीज है, आपने ये पावर जो है वो दी गई है, बाई चांस अगर कुछ नहीं दिया हुआ then you can go and use this power. So inherent jurisdiction में क्या है, power is not to be resorted to, but बहुत अगर redressal के लिए use करना है तो it should be exercised very sparingly, abuse नहीं करना इस power को, and it should not be exercised against any, अगर कोई सजा already given है तो आप ये power नहीं use कर सकते, अगर कहीं पे भी कुछ नहीं दिया then to bring justice the high courts have the power to use this. And here we end the topic. I hope this video helps. अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड डू वॉच द proceedings carefully और सारा सिलेबस करके जाना. All the best. I'll see you tomorrow with another useful video. Then stay happy, stay blessed, and keep your preparations on. Bye bye.